गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड ऑडियंस। आज एक बार फिर मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहा हूं और जैसा कि आपको पता है पिछले कुछ वीडियोज़ में लगातार मैंने जो है वो विधि प्रथम वर्ष के वीडियोज़ की चर्चा की है और आज पुनः एक बार फिर मैं विधि द्वितीय वर्ष के लिए प्रशासनिक विधि से संबंधित कुछ टॉपिक्स आपके साथ इस वीडियो सीरीज़ में अब चर्चा करूंगा। आज के इस वीडियो में अपन पिछले वीडियो को लिंक करते हुए जिस चीज़ की को डिस्कस करेंगे वो है प्रत्यायोजित विधायन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, जिस चैप्टर को अपन आगे पढ़ रहे थे। एग्ज़ाम की दृष्टि से इस टाइटल में जो महत्वपूर्ण सवाल जो आता है वो 2 नंबर या 7 नंबर या 15 नंबर किसी में भी है, उसकी कुछ हेडिंग्स जो हैं वो अपन ने इसके ऊपर लिखी हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन हेडिंग्स को आज की इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट्स जो है वो आप अपने हिसाब से स्पीच को सुन के थोड़ा बना लेंगे। समराइज नोट जो है वो इन हेडिंग्स में आपके सामने मौजूद है। तो आज की इस कक्षा में अपन जो चर्चा करेंगे वो है प्रत्यायोजित विधायन की आलोचनाएं। पिछली कुछ कक्षाओं में मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया था उसमें महत्वपूर्ण डिस्कस हमारे सामने आया था कि जैसे जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली पर या पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है, उस दबाव को कम करने के लिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एक महत्वपूर्ण जरिया है या एक महत्वपूर्ण साधन है। लेकिन देखो, इस दुनिया में कोई भी चीज़ निरपेक्ष रूप से उचित नहीं कही जा सकती, या यूँ कह सकते हैं कि हर प्रणाली या हर सिस्टम की अपनी कुछ खामियां या कमियां होती हैं, या हर सिस्टम के अपने क्रिटिसिज्म, उसके दोष या उसकी आलोचना या उसकी यूँ कह सकते हैं सीमाएं होती हैं। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में आज की इस वीडियो में अपन जो महत्वपूर्ण लिमिट्स हैं या यूँ कह सकते हैं चेक्स और बाउंडेशंस हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर, उनकी चर्चा अपन करेंगे। तो देखिए, इसमें पहला जो हेडिंग आपके सामने है वो है कार्यपालिका द्वारा संसदीय क्षेत्र का अतिक्रमण। तो निसंदेह देखिए, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो प्रशासनिक बॉडी का एक कार्य होता है और उसमें पार्लियामेंट का हस्तक्षेप नहीं होता। और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन ठीक ऐसे ही काम करते हैं जैसे लेजिस्लेटिव बॉडी या पार्लियामेंट द्वारा पारित जो कानून है वो करते हैं। तो यहाँ जैसे अपन सरकार के तीनों अंगों का कार्य भिन्न भिन्न पढ़ते हैं। कानून निर्माण, विधान निर्माण का जो काम है वो विधायिका करती है, जबकि यहाँ नियम परिनियम जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के टाइटल में प्रशासनिक बॉडी द्वारा जारी किए जाते हैं वो एक तरह से पार्लियामेंट या विधानमंडल के क्षेत्राधिकार को कम करता है, या यूँ कह सकते हैं कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की कड़ी में जो प्रशासनिक संस्थाओं या प्राधिकारियों द्वारा जो नियम या उपनियम बनाए जाते हैं वो एक तरह से पार्लियामेंट्री जो शक्तियां हैं या विधानमंडल की जो शक्तियां हैं उन शक्तियों में सेंध मारना हम उसको कह सकते हैं। तो एक्चुअली जो काम कानून निर्माण का विधानमंडलों को दिया गया है वो इस टाइटल में कार्यपालिका द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर पहली जो बात मैंने आपको बताई कि ये संसदीय क्षेत्र का अतिक्रमण है, जैसे पार्लियामेंट की या विधानमंडल की शक्तियों का अतिक्रमण है ये, या उसके अधिकारों का हनन है। दूसरा बिंदु देखिए आप, इसमें संसद द्वारा ऐसे नियमों एवं परिनियमों की परिनिरीक्षा नहीं हो पाना। देखिए, पहली बात तो ये है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के टाइटल में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, कानून, नियम परिनियम जो भी कार्यपालिका द्वारा जारी किए जाते हैं वो एक तरफ तो पार्लियामेंट या विधानमंडलों के क्षेत्राधिकारों पर अतिक्रमण है, दूसरी तरफ दिन प्रतिदिन इनकी संख्या इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि किसी भी कसौटी पर इनका परीक्षण पार्लियामेंट या विधानमंडलों द्वारा कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो देखो, जो जुरिस्डिक्शन विधानमंडलों का है उसी जुरिस्डिक्शन में सेंध मारकर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को लेट डाउन किया जाता है, और उससे बड़ी जो कमी हमारे सामने आती है कि जो पार्लियामेंट या विधानमंडल जो है वो उनकी परीक्षण या उसकी परिनिरीक्षा, उनका सुपरविजन तक नहीं कर पाते हैं। इससे इन विधायनों के
नेगेटिव जो रिजल्ट हैं वो संभावित होते हैं। तीसरा बिंदु जो हमारे सामने है वो है, देखो, नौकर का मालिक बनने का खतरा। देखिए, कार्यपालिका विधानमंडल के लिए एक एजेंट या नौकर की सर्वेंट की भूमिका में रहती है, और वही पावर जो मालिक यूज़ करता है उन्हीं पावर्स को यदि नौकर यूज़ करेगा तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि एजेंट की भूमिका जो है वो धीरे धीरे सर्वेंट के हाथों में, मालिक की जो भूमिका है वो सर्वेंट के हाथों में जा सकती है। यह वैसे भी देखो, आज की डेट में एक सिंपल सा एग्जाम्पल भारतीय नौकरशाही के बारे में ही लेते हैं। उसके बारे में यहाँ तक क्रिटिसिज्म या आलोचना की जाने लग गई है कि भारतीय नौकरशाही दुनिया के सबसे बड़े पिशाचों का स्थल बन चुका है। तो यहाँ ये इस प्रकार की, या यूँ कहते हैं कि एक ज़माने में भारतीय नौकरशाही को इस्पात का ढांचा कहा जाता है, आज सबसे ज़्यादा जंग इसी ढांचे को लगी है। इसका कारण ये है कि ये जिस आवरण में रहकर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन और सविवेकीय शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, उनका मॉडिफिकेशन अपने फेवर में कर लेते हैं। तो यहाँ ये करना बिल्कुल उचित ही प्रतीत होता है कि नौकर का मालिक बनने का खतरा जो है वो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन शीर्षक में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो बात चौथी आती है वो है नागरिक प्रशासन के अनुचित कार्यों के विपरीत न्यायालयों की सुरक्षा का न मिल पाना। देखिए, नागरिक प्रशासन के तहत या डेलीगेटेड लेजिस्लेशन शीर्षक के तहत जिन कानूनों को, नियमों को, प्रावधानों को, परिनियमों को जारी किया जाता है और एग्जीक्यूटिव बॉडीज द्वारा इनका यूज किया जाता है, इनकी संख्या और इनकी प्रकृति संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, और इनकी प्रकृति ऐसी होती है कि इनके विरुद्ध न्यायपालिका का जो संरक्षण सिविलियंस या नागरिकों को जो मिलना चाहिए वो भी प्रॉपर संभावित नहीं है या पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ इसको देखिए, नागरिक प्रशासन के अनुचित कार्यों के विपरीत, मतलब नागरिक प्रशासन के अनुचित कार्यों के विपरीत न्यायालयों की सुरक्षा का न मिल पाना, ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि अगर नौकरशाही किसी प्रकार की मिस्टेक्स करती है, विशेष तौर से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन टाइटल में, तो वहाँ न्यायालयों की सुरक्षा मिल पाना लगभग नगण्य संभावना रखता है। तो ये भी इसकी एक बड़ी क्रिटिसिज्म या आलोचना कही जा सकती है। पांचवा बिंदु जो हमारे सामने है वो है प्रचार प्रसार व परामर्श का व्यवहारिक न हो पाना। देखिए, जिस प्रकार विधानमंडल अपने किसी कानून को इनेक्टमेंट देता है तो उसमें असेंबली के सामने उसको इम्पोज करना, 3 वाचनों के माध्यम से गुजरना, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से या गजट के माध्यम से उसको नोटिफाई करके पब्लिक के इंटेंशन या आशय को या पब्लिक के इरादे को उस संबंध में जानना, तो इतना बड़ा प्रचार प्रसार विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने वाले अधिनियमों के संबंध में किया जाता है। जबकि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में अधिकांश जो कानूनी व्यवस्थाएं होती हैं वो आम पब्लिक के लिए लेटेंट या हिडन होती हैं, और सामान्यतया साधारण लोगों के लिए इतने सारे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की कड़ी में आने वाले नियम, परिनियम और प्रावधानों को जानना पॉसिबल भी नहीं है। तो यहाँ ये भी एक बड़ी आलोचना है कि न तो विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने वाले कानूनों की तरह इनका प्रॉपर प्रचार प्रसार हो पाता है, और ना ही जनता जो है वो इनके प्रति इतनी बड़ी लिटरेसी ग्रहण कर सकती है। और एक तरह से अपन इसको आउट ऑफ सोर्स कह सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि मीडिया भी इस प्रकार की चीज़ों के ऊपर इतना फोकस नहीं कर पाती है कि सभी सिविलियंस को इनकी जानकारी मिल जाए। तो ये भी एक बड़ा जो है क्रिटिसिज्म इसका दिया जाता है। छठी इसकी आलोचना जो है वो है विशेषाधिकृत स्थिति के कारण प्रत्यायोजित विधान के विपरीत उपचार उपलब्ध न हो पाना। देखो, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है वो कार्यपालिका के लिए एक विशेषाधिकृत स्थिति को क्रिएट करता है, और जहाँ विशेषाधिकृत स्थिति क्रिएट होती है तो निश्चित तौर पर कार्यपालिका के पास डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को फ्रेम करने और उसे इम्प्लीकेशन देने के साथ साथ देने के मामले में विवेकीय शक्तियों का काफ़ी विस्तार हो जाता है। और ऐसी सिचुएशन में जब अगर विवेकीय शक्तियों का इतना विस्तार हो जाता है तो इस दौरान कार्यपालिका द्वारा की जाने वाली गलतियों के विरुद्ध कोई उपचार की संभावना यहाँ नहीं रह जाती है। इस प्रकार देखिए, इसमें मैंने मोटे तौर पर आपको डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के
जो आलोचनाएं या क्रिटिसिज्म या जो सीमाएं दी जाती हैं उनको टोटल मोटे तौर पर 6 टाइटल्स में डिवाइड किया है। एक बार फिर देखेंगे। पहला मैंने आपको बताया कि संसदीय क्षेत्र का अतिक्रमण है। दूसरा मैंने आपको बताया है कि ऐसे नियमों और परिनियमों की पार्लियामेंट या विधानमंडल जो है वो पर्याप्त परिनिरीक्षा नहीं कर सकती है, सुपरविजन नहीं हो पाता है। और मालिक के विरुद्ध या यूं कह सकते हैं कि नौकर का मालिक का स्थान ग्रहण करने या हड़पने का खतरा इसमें सदैव मौजूद रहता है। या फिर प्रशासन जिन अनुचित कार्यों को अंजाम देता है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की आड़ में, उन मामलों में न्यायालय जो है वो भी अपनी भूमिका या कस्टोडियस भूमिका है वो नहीं निभा पाते हैं। और इसके अलावा इनका प्रचार प्रसार और परामर्श जो है वो व्यवहारिक दृष्टि से नहीं हो पाता है। इसके अलावा भी प्रशासनिक निकायों और प्रशासनिक अधिकारियों को विशेषाधिकृत स्थिति प्रदान करता है, जिसके विरुद्ध कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई सुरक्षा या कोई उपचार जो हमें नज़र नहीं आता। इस प्रकार ये मोटे तौर पर या सामान्यतया डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के विरुद्ध दी जाने वाली महत्वपूर्ण आलोचनाएं हैं। थैंक यू सो मच।